नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सकुशल होंगे। आइए, आज हम आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर हाजिर हैं, जो चैप्टर आपके सामाजिक विज्ञान में भूगोल सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ से लिया गया है। पहला चैप्टर भूगोल का है, जिसके आज हम आप लोगों को 2 अंक स्तरीय वाले सवाल कराने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारे पास सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपको भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। हम जो आपको आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इन प्रश्नों को अगर आप ध्यान से समझिएगा तो एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। यह क्वेश्चन जो है आपको वह बहुत बार नजर आया होगा। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? प्रश्न क्या है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। यानी कि फसल चक्रण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रख सकते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि से लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि बराबर अगर हम उपजाएंगे, ज्यादा उपजाएंगे, तो क्या होगा? खेतों में कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम खेत में तिलहन यानी कि सरसों, तीसी वगैरह का खेती करें, या दलहन में क्या होगा? मूंग, मसूर, अगर दलहनी पौधों की अगर खेती करेंगे तो क्या होगा? जो पोषण तत्व जो खेतों में कमी हो गई है, उस पोषक तत्वों की क्या होगी? फिर से पूर्ति हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? खेतों में। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। आप देखिएगा, तिलहन और दलहन पौधे को हम लोग अगर खेती करेंगे तो उससे क्या होगा? खेतों में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण जो होगी वह हो जाएगी, क्योंकि उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल है आपका कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो नदियां हैं वह किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही है, हमें उसका वर्णन करना है, यानी उसको लिखना है। ठीक है, भारत में प्राय नगर और कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित है। ये तो बात एकदम क्लियर है कि भारत में अधिकांशतः क्या नगर और कल कारखाने कहाँ है? नदियों के किनारे ही स्थित है। इन नगरों के गंदे जल, कल कारखानों के कचरों को प्राय नदियों में ही गिरा दिया जाता है। अब नगर में है, नगर में तो गंदा जल निकलेगा, और जो गंदा जल है कल कारखानों का जो कचरे हैं वो सब कहाँ जाते हैं? नदी में गिरा दिए जाते हैं। साथ ही कृषि में उपयोग में किए जाने वाले रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण भी नदियों का जल प्रदूषित हुआ है। यानी खेती में जो रसायन उपयोग हो रहे हैं, जैसे यूरिया, डीएपी वगैरह जो उर्वरक उपयोग हो रहे हैं, रसायन उर्वरकों, और कीटनाशी जो हम लोग क्या कहते हैं, पीड़कनाशी का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके कारण भी क्या नदियों का जल प्रदूषित हुआ है। अगला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो संसाधनों का न्याय संगत, योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। ठीक है, न्याय संगत यानी जितना जरूरी है उतना, योजनाबद्ध की लंबे समय तक हम उस संसाधन को कैसे यूज कर सकते हैं, और उसका विवेकपूर्ण का मतलब हो गया कि बुद्धि के साथ। ठीक है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। कोई भी संसाधन 1-2 दिन में नहीं बनते हैं, उसको बनने के लिए क्या होता है? लंबा समय का लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं।
इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य संसाधनों की नियोजित ढंग से उपयोग करने से है। अब संसाधन को अगर हम लोग नियोजित ढंग से उपयोग करेंगे तो संसाधन लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, जो एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें संसाधन के उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है ताकि वे भविष्य में भी सतत प्रयोग के लिए मिलते रहे। यानी उसका उपयोग कैसे करें, उसका उपभोग कैसे करें, यह भी क्या होगा, संसाधन का उपभोग और उपयोग करना भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत है, ताकि क्या होगा, संसाधनों का संरक्षण हो सकेगा और वो हमें लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर मतलब तो सूर्य, ऊर्जा तो आप लोगों को पता ही है, एनर्जी। तो देखिए, सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य की किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। देखे होंगे आप लोग, एक प्लेट देखे होंगे, सौर प्लेट। तो फोटोवोल्टाइक सेलों पर अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो क्या होती है, सूर्य की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा साधन है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं क्यों है? क्योंकि वहां दिन बड़ा होता है और वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो सौर ऊर्जा कहाँ के लिए मुख्य रूप से ज्यादा कारगर होता है? जहां पर क्या हो, धूप खूब निकले। जहां पर अगर मान लीजिए धूप नहीं निकल पाएगा तो वहां के लिए सौर ऊर्जा क्या होगा, उतना कारगर नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपको, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोलियम का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता है? यातायात के साधनों में, ईंधनों में, ट्रक, बस, इन सब में डीजल पेट्रोल का जो यूज होता है उसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? पेट्रोल के रूप में। पेट्रोल डीजल क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ। इसके अलावा औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा, कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। पेट्रोलियम में से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिनका उपयोग और भी कई सारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, संसाधन। संसाधन को परिभाषित करना है। हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन किसे कहेंगे? पर्यावरण में मिलने वाली वैसे सब सामान जो हमारी जरूरत को पूरा करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। शर्त यह है कि वस्तु तकनीकी रूप से सुगम, आर्थिक रूप से उपयोगी और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, जीव इत्यादि। यानी कि वस्तु तकनीकी रूप से सुगम, यानी जो हमें आसानी से मिल जाए, आर्थिक रूप से यानी पैसे देकर भी उपयोग में लाते हैं हम लोग कुछ संसाधन, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जो कि हमारे समाज में यह बात है कि मान्य हो। जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, जीव हो गए। जल संरक्षण के क्या उपयोग है? जल संरक्षण का मतलब क्या हो गया? जल यानी कि जल ही जीवन है, उसको हम लोग कैसे संरक्षित रख पाएंगे? तो जल एक बहुमूल्य संसाधन है जिसका उपयोग मानव प्राचीन समय से करता रहा है। बिना जल के कोई काम होगा? आप नहाइएगा कैसे, पानी कैसे पीजिएगा, खाना कैसे बनाइएगा, कपड़े कैसे धोइएगा, ये सब कहाँ है? ये सब कार्य जल पर ही डिपेंड है। प्राचीन काल से ही मानव द्वारा पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, मल मूत्र विसर्जन आदि कार्यों में जल का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन और उद्योगों में किया जाता है। जल का मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है? सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में, विद्युत उत्पादन में और उद्योगों में किया जा रहा है। वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारक। वन्य जीव यानी जंगली जीव का जो हरासमेंट हो रहा है, यानी उसकी जो कमी हो रही है, उसके 4 मुख्य कारण बताने। तो वन्य जीवों के ह्रास के निम्न 4 कारण है। अब देखिए कारण आपको नजर के सामने अब आ गए हैं। पहला कारण क्या है? वन्य प्रदेश
वन्य प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों का आवास कम हो जाएगा, यानी कि आवास जितना वह जंगल अगर हम लोग काट देंगे तो जंगली जीवों का क्या होगा, आवास घट जाएगा। वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जा रहा है, जंगली जीवों का क्या कर रहे हैं हम लोग, शिकार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो जंगली जीवों के चमड़ी वगैरह को बेचने के लिए क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं। हाथी के जैसा का शिकार किया जाता है, दांत बेचने के लिए उसका दांत तोड़ दिया जाता है, या और भी बहुत सारे वन्य जीव है जिनका क्या कहते हैं सो लोग शिकार करते हैं। कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग से भी कई वन्य जीवों के प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। अगर हम खेती में ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो भी क्या होगा, बहुत सारे जीव जो है वह अपना अस्तित्व खो रहे हैं। प्रदूषण के कारण भी वन और वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है। प्रदूषण के कारण क्या हुआ, वन और वन्य प्राणी का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। आगे है आपका झारखंड के लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखे। झारखंड जो है अपना पड़ोसी राज्य, उसका लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखने हैं। तो झारखंड देश का 5वां बड़ा लौह उत्पादक देश राज्य है, देश का क्या 5वां बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है। यह देश के कुल लौह उत्पादन का 15% भाग उत्पादित करता है। अगर ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है कि झारखंड देश का कुल कितने प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, तो आंसर क्या होगा, 15%। यहाँ के मुख्य खनन केंद्र पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा एवं रांची है। इसके मुख्य प्रमुख खनन केंद्र कहाँ कहाँ है, फिर से दोहरा लीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा एवं रांची। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये हमारे लिए बहुमूल्य है और समाप्त योग्य है। यह जो है बहुत जल्दी ही समाप्त होने के कगार पर भी हो सकते हैं। इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। इसके साथ ही इसे अगली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना आवश्यक है। अगर हम लोग विवेकपूर्ण ढंग से अगर संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो वो जो बचे हुए संसाधन है वो हमारी अगली पीढ़ी को भी कारगर हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल चलते हैं, पेट्रोलियम का महत्व कोयला से अधिक है क्यों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है क्यों। ये 2019 में पूछा भी गया है, 2019 में पूछा गया है। पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है क्योंकि पेट्रोलियम शक्ति के साधन के रूप में महत्वपूर्ण है, तो है ही मशीनों की चिकनाई प्रदान करने वाले स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही यह अनेक रासायनिक उद्योगों में कच्चा माल है। इसके अलावा इसका परिवहन कोयले की अपेक्षा सस्ता है। कोयले की अपेक्षा क्या है, पेट्रोलियम का परिवहन सस्ता है। मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है। मृदा एक बहुमूल्य संसाधन है। इससे रंग और संरचना के आधार पर 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। यानी कि कौन कौन है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। अगला प्रश्न है आपको, प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया। प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन यानी का मतलब हो गया क्या, जो सरकार द्वारा आरक्षित किया गया है। रक्षित वर्ग जो कि अभ्यारण्य के तौर पर है, और अवर्गीकृत वर्ग हो गया जो कि ग्रामीण परिवेशों या कहीं भी आप लोग देखे होंगे, कहीं पर भी जो होता है बसबिट्टी वगैरह, आम के गाछी या कोई भी चीज, वो अवर्गीकृत, उसका क्या कहते हैं, सो उतना वर्गीकरण सही ढंग से नहीं किया गया। अगला है आपका, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समृद्ध तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व है। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग न ही किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। यानी खनिज की अगर बात करेंगे तो खनिज के बिना क्या होगा, किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन पर चोट मारने से ये टूट जाते हैं। डोलोमाइट, हीरा, अबरक, चूना पत्थर इत्यादि इसी के उदाहरण है। इसमें लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। किसका सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है, लाइमस्टोन का। धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान निम्न है। इसको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। इसे पीट पीट कर तार बनाए जा सकते हैं। इसे क्या होगा, पीट पीट कर तार बनाए जा सकते हैं। किसको, धात्विक खनिज को। इस तरह हमने आप लोगों को कुछ प्रश्न 15 से 16 प्रश्न ऐसे 2 अंक स्तरीय थे जो पहले चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसे हमने आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप लोगों को जो इससे रिलेटेड और सवाल है वो अभी हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को लाइक और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।